बहुत समय पहले की बात है। आजमगढ़ राज्य नामक एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था। वहाँ के राजा राजा भानु प्रताप और रानी रानी सुमति अपने न्याय और दया के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। राजा भानु प्रताप का स्वभाव बहुत ही सरल और शांत था। वे युद्ध और लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे। उनका मानना था कि सच्ची ताकत तलवार में नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य में होती है। इसी कारण उनका कोई दुश्मन नहीं था और पड़ोसी राज्य भी उनसे मित्रता बनाए रखते थे। महाराज, आपकी कृपा से हम सभी राज्यवासी अत्यंत प्रसन्न हैं। हमने आपका संदेश बंधु राज्य तक भी पहुंचा दिया है। आपके आशीर्वाद से इस वर्ष फसल भी बहुत अच्छी हुई है। समस्त प्रजा आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती है। अरे नहीं नहीं मंत्री जी, यह तो मेरी विनम्रता है। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, तलवार की धार में कुछ नहीं रखा, असली ताकत तो प्रेम में होती है। जो प्यार बांटना सीख जाता है वही सच्चा और महान राजा बन पाता है। अरे देखो, रघु उधर से आ रहा है। अरे रघु, इतनी सुबह अकेले कहाँ निकल पड़े, वो भी इतनी जल्दी में? मैं अभी जंगल जा रहा हूँ। वहां जाकर मैं जानवरों और पक्षियों की भाषा सीख रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि वे कैसे बात करते हैं। चलो चलो, बहुत मजा आएगा। अरे रहने दे भाई, हमें ये पशु पक्षियों की भाषा सीखने में कोई फायदा नहीं दिखता। हाँ हाँ, तू जा 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 जा। जंगल में तेरे इंतजार में बैठे होंगे पशु पक्षी। जल्दी जा, नहीं तो सब भाग जाएंगे। यह कहकर रामू और मोरली ने रघु का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन रघु ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर वह चुपचाप पशु पक्षियों की बातें समझने और सीखने की कोशिश करने लगा। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। भाग्यवान, खाना तैयार हो गया हो तो मुझे परोस दीजिए। आज थोड़ा ज्यादा भूख लगी है। रघु कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए, मैं खाना परोस देता हूँ। रघु किधर गया है? आजकल वो सुबह सुबह रोज कहाँ चला जाता है? आपको कुछ पता है भाग्यवान? जरा बताइए ना, वो क्या कर रहा है क्या नहीं? मैं और कितने दिन काम करूंगा? मेरी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। मैंने उसे कितनी बार समझाया है कि अब आगे आकर मेरा थोड़ा सहारा बने। आप ही उसे समझाइए ना। वो हमारा इकलौता बेटा है। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा और उसकी शादी भी मैं कैसे कराऊंगा? आज मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि वह रोज जंगल जा रहा है और वहाँ पशु पक्षियों की भाषा सीख रहा है। मैंने उसे समझाया कि ये सब करने से हमें अभी कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। घर में तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी जरूरत है। तुम उनका साथ दो, उनके काम को धीरे धीरे सीखो और दिल से करो। लेकिन वह मेरी बात नहीं सुन रहा है। आज जब वह आएगा तो आप भी उसे प्यार से समझाइए। माँ, ए माँ, कहाँ हो तुम माँ? मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। माँ, ए माँ, कहाँ हो तुम माँ? मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। माँ, एक बार जवाब दो। तुम यहीं बैठे हो और मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ। चलो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाकर बैठो, मैं अभी खाना लगा देता हूँ। अरे बेटा, आज तेरे पिताजी तेरे बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि इतना सब करके हमें क्या मिलेगा। तू थोड़ा उनका काम में हाथ बटा दिया कर। तेरे अलावा हमारा है ही कौन। बस यही सोचकर वो हमेशा चिंता में रहते हैं। माँ,
तुम बाबूजी से कह देना कि मैं एक दिन कुछ न कुछ करके उन्हें दिखाऊंगा। तुम्हें पता है, मैं अब पशु पक्षियों की बात थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ, उनसे बात भी कर लेता हूँ। आज 2 चिड़ियों को आपस में बातें करते सुना, सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैं फिर जंगल जाऊंगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और बाबूजी के काम की बात है तो एक दिन उनका काम भी मैं संभाल लूंगा। तुम चिंता मत करो और उनसे भी कह देना कि वो भी चिंता ना करें। महाराज, इस साल हमारे राज्यवासियों ने पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक फसल बोई है। अब पूरा राज्यवासी वर्षा का इंतजार कर रहा है। यदि समय पर अच्छी बारिश हो गई तो इस वर्ष हमारी फसल बहुत उत्तम होगी। मंत्री जी निश्चिंत रहें, वर्षा समय पर अवश्य होगी। आप यह बात समस्त राज्यवासियों तक पहुंचा दें कि वे चिंता न करें और अपनी फसलों की उचित देखभाल करते रहें। यदि उन्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो तुरंत हमें सूचित करें। और उधर रघु अकेले जंगल की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा था। तभी उसकी नजर 2 चिड़ियों पर पड़ी जो आपस में बातचीत कर रही थी। रघु ने ध्यान से चिड़ियों की बात सुनी। उनमें से एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से कुछ कह रही थी। टोनी, क्या तुझे मालूम है, कुछ ही दिनों में यह जंगल बंजर हो जाएगा। यहाँ के सारे पेड़ पौधे सूखकर खत्म हो जाएंगे क्योंकि इस साल यहाँ अकाल पड़ने वाला है। बारिश बिल्कुल नहीं होगी। मुनी दीदी, अब हम लोग क्या करेंगे? अगर यह जंगल सच में बंजर हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? अरे टोनी, तू चिंता मत कर, हम लोग इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य चले जाएंगे क्योंकि इस साल यहाँ बारिश नहीं होगी। कहा जा रहा है कि इस राज्य के लोगों ने इस बार इंद्रदेव की पूजा नहीं की, इसलिए सिर्फ इसी राज्य में बारिश नहीं होगी। अरे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इस साल हमारे राज्य में बारिश नहीं होगी, लेकिन तो इस बार तो किसानों ने सबसे अधिक फसल बोई है। अगर बारिश नहीं हुई तो सब कुछ उजड़ जाएगा, पूरा राज्य भूख और संकट में पड़ जाएगा। नहीं, मुझे अभी कुछ करना होगा। मैं तुरंत राजा के पास जाकर पूरी स्थिति बताता हूँ और बड़े यज्ञ के लिए अनुमति मांगता हूँ। यह कहकर रघु तुरंत राज दरबार की ओर चल पड़ा। कौन है तू भाई और कहाँ इधर जा रहे हो? ये राज दरबार है भाई, किससे मिलना है तेरे को? मेरा नाम रघु है। मैं राजा साहब से मिलना चाहता हूँ। मेरे पास एक खास बात है जो मैं सिर्फ राजा साहब को ही बताना चाहता हूँ। कृपया मुझे उनके पास ले चलिए। मैं तुम्हें राजा साहब के पास ऐसे कैसे ले जाऊं? पहले बताओ क्या बात है, मुझे बताओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें राजा साहब के पास लेकर जाऊंगा। आखिर वे हमारे राजा साहब हैं। ठीक है, तो फिर सुनिए। मैं पशु पक्षियों की बातें समझ और उनसे बात कर सकता हूँ। आते समय जंगल में मैंने 2 चिड़ियों को आपस में बात करते सुना। वे कह रही थीं कि इस साल हमारे राज्य में बारिश नहीं होगी, इसलिए मैं इस बारे में राजा साहब से बात करना चाहता हूँ। कृपया मुझे उनके पास ले चलिए। अरे, तू क्या कह रहा है? तू पशु पक्षियों की बातें समझता है? रामू, सुना तूने? ये कह रहा है कि ये पशु पक्षियों की बातें सुनता और समझता है। अरे, ये सब बेकार की बातें हैं। राजा साहब खुद कह चुके हैं कि इस साल अच्छी बारिश होगी। चलो चलो, यहाँ से जाओ, राजा साहब तुमसे नहीं मिलेंगे। अरे, मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने खुद सुना है कि इस साल बारिश नहीं होगी। हमारे राज्य पर बड़ा संकट आने वाला है। कृपया मेरी बात को समझिए और मुझे राजा साहब से मिलने की अनुमति दीजिए। तू यहाँ से जा रहा है या नहीं रघु? मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, चुपचाप चला जा, नहीं तो अभी के अभी तुझे जेल में डलवा देंगे। यह कहकर रघु को वहां से वो लोग मिलकर भगा दिया। राजा साहब से मिलने नहीं दिए। रघु भी उदास मन से वहां से चला आया घर। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। आजमगढ़ में बारिशों का नामो निशान नहीं रहा। धीरे धीरे फसल जमीन सब बंजर दिखाई देने लगा। महाराज, इस साल बारिश न होने की वजह से हमारे राज्य की आधे से ज्यादा फसल नष्ट हो चुकी है। लोगों के पास अब खाने के लिए भी बहुत कम अन्न बचा है। लेकिन मंत्री जी, क्या यह पता चला कि आखिर हमारी गलती कहाँ हुई? मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि मेरे राज्यवासी बारिश न होने के कारण कष्ट झेल रहे हैं और रो रहे हैं। पर मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी भूल कहाँ हुई।
क्या आपको उसके बारे में कुछ पता चला? महाराज, इस विषय में हम में से किसी को भी स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे राज्य के भूमिपुर नामक गांव में रामकृष्ण पंडित का पुत्र रघु शायद इस संकट का कारण जानता है। उसे इस विषय में कुछ जानकारी है। कुछ दिन पहले वह यहां राजमहल आया भी था, परंतु सैनिकों के अनुचित व्यवहार के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। इस समय वही हमारी आखिरी आशा और एकमात्र रास्ता प्रतीत होता है महाराज। आप तुरंत भूमिपुर जाइए और रघु को सम्मान पूर्वक जल्द से जल्द यहां लेकर आइए। मैं स्वयं उससे जानना चाहता हूं कि आखिर हमारी भूल कहां हुई है और इस संकट का कारण क्या। यह बात सुनते ही मंत्री जी तुरंत भूमिपुर के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने रघु को सारी स्थिति और राजमहल की पूरी बात बताई। फिर वे रघु को आदर और सम्मान के साथ अपने साथ लेकर राज दरबार आया। महाराज, मेरा नाम रघु है। मैं पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता हूँ और उनसे बात भी कर सकता हूँ। इसी कारण मेरा अधिकांश समय जंगलों में बीतता है। कुछ दिन पहले मैं जंगल के भीतर पशु पक्षियों की बातें सीखने और समझने के लिए गया था। तभी मैंने दो चिड़ियों को आपस में बातचीत करते हुए सुना। वे कह रही थीं कि हमारा राज्य एक बड़े संकट के द्वार से गुजर रहा है। उनकी बातों से मुझे पता चला कि इस वर्ष हमारे राज्य में इंद्रदेव की पूजा और यज्ञ विधिपूर्वक नहीं हुआ। इसी कारण इंद्रदेव हमसे रुष्ट हैं और वर्षा नहीं हो रही है। ये बात जानने के बाद मैं तुरंत आपको इसकी सूचना देने राजमहल आया था, ताकि समय रहते एक विशाल यज्ञ कर इंद्रदेव को प्रसन्न किया जा सके और हमारे राज्य में फिर से वर्षा हो सके। लेकिन दुर्भाग्यवश सैनिकों के अनुचित व्यवहार के कारण मैं आप तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाया। महाराज, अब भी समय हमारे हाथ से पूरी तरह निकला नहीं है। यदि हम शीघ्र ही इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ और पूजा का आयोजन करें तो निश्चित ही हमारा राज्य इस भयंकर संकट से बाहर निकल सकता है। मंत्री जी, आप तुरंत महायज्ञ की पूरी तैयारियां आरंभ कराइए। राज्य के सभी विद्वान, पंडितों और आचार्यों को आमंत्रित किया जाए। यज्ञ के लिए आवश्यक सभी सामग्री की व्यवस्था शीघ्र की जाए। हम बिना किसी देरी के जल्द से जल्द यज्ञ प्रारंभ करेंगे, ताकि इंद्रदेव को प्रसन्न कर अपने राज्य को इस संकट से बाहर निकाल सकें। आज आजमगढ़ में राजा भानु प्रताप द्वारा आयोजित महायज्ञ शुरू हो गया। सभी राजा और मंत्री मिलकर यज्ञ में शामिल हुए। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया और वे मंत्रों का जाप करते हुए यज्ञ करने लगे, ताकि इंद्रदेव प्रसन्न होकर राज्य में अच्छी बारिश करें और लोगों की परेशानियां दूर हों। कुछ समय यज्ञ होने के बाद भगवान इंद्रदेव प्रकट हुए और कहने लगे, हे आजमगढ़ के राजा भानु प्रताप और राज्यवासियों, तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और इस महायज्ञ से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सबने एकजुट होकर राज्य की भलाई के लिए यह यज्ञ किया है। शीघ्र ही तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। यह कहकर भगवान इंद्रदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाते ही अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और कुछ ही क्षणों बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें सूखी धरती पर गिरते ही पूरे आजमगढ़ में खुशी की लहर दौड़ गई। किसान खुशी से झूम उठे, बच्चे बारिश में खेलने लगे और सभी लोग राजा भानु प्रताप तथा भगवान इंद्रदेव का धन्यवाद करने लगे। देखते ही देखते सूखी धरती फिर से हरी भरी होने लगी। इधर राजा भानु प्रताप रघु की बुद्धिमानी और उसके अच्छे कार्यों से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रघु को मंत्री पद दे दिया। जहां कभी रघु की छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, आज वहां एक आलीशान बंगला खड़ा था। गांव के लोग भी अब रघु का बहुत सम्मान करने लगे। रोज कई लोग रघु के साथ जंगल जाने लगे, ताकि वे भी पशु पक्षियों की भाषा और उनकी बातें समझना सीख सकें। रघु सबको प्रेम और धैर्य के साथ प्रकृति से जुड़ने का ज्ञान देने लगा।